राधे राधे। उफ, सुबह सुबह ये कौन आ गया? प्रगति ने झल्लाते हुए दरवाज़ा खोला। अरे मम्मी पापा, इतनी सुबह फ़ोन क्यों नहीं किया? अमन एयरपोर्ट आ जाते आपको लेने। वो झुककर उनके पैर छूते हुए बोली, बस बेटा, हमने सोचा कि सरप्राइज़ देंगे। सुबह सुबह तो बच्चे भी घर में होंगे और अमन भी। सरिता देवी उसके सर पर हाथ रखती हुई बोली, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बैठिए ना पापा। नहीं, तुम जाके सबको उठाओ, चाय मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी, आप थकी हुई हैं, आराम कीजिए। लो कर लो बात। प्लेन मैं थोड़ी उड़ा कर लाई हूँ, सरिता देवी बोली तो प्रगति हंस दी। अच्छा आइए, आप भी बाथरूम जाके फ्रेश हो जाइए, वो अपने पति सुधीर से बोली। दादा दादी को देखकर आकृति और आयुष भी बहुत खुश थे। चाय पीने के बाद प्रगति नाश्ता बनाने लगी तो सरिता देवी भी उसका हाथ बटाने के लिए पहुंच गई। आप आराम करिए ना मम्मी, मैं बना लूँगी, मुझे भी कुछ करने दे। अच्छा लीजिए, आप ये उबले हुए आलू छील दीजिए। कोई काम वाली नहीं है ना? है ना मम्मी? पिछले साल भी वही थी ना जब आप आए थे। 10 बजे आती है झाड़ू पोछा करने के लिए और तीनों बाथरूम धोने। बर्तन कपड़े और डस्टिंग कौन करता है? मैं ही करती हूँ। कपड़े तो मशीन में धुल जाते हैं और बर्तनों में क्या समय लगता है। थक नहीं जाती तुम? खाना भी तो बनाना होता है, उसमें क्या समय लगता है मम्मी? सुबह बच्चे और अमन नाश्ता कर जाते हैं और लंच ले जाते हैं और फिर बच्चे 4 बजे आते हैं। अच्छा चल, 4 दिन तो मैं तेरी मदद कर दूंगी। बस 4 दिन? आप और पापा 1 साल के बाद तो यहाँ आए हैं, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। अच्छा पापा नाश्ते में क्या लेंगे? कुछ भी जो घर में बना हो बेटा। पर पापा को तो डायबिटीज़ हो गई है ना, उन्हें परहेज करना चाहिए। करते हैं बेटा, जितना हो सके। मैं उनके लिए आलू की जगह सादा पराठा बना दूंगी। सादा क्यों? मैं उनके लिए मेथी वाला पराठा बना दूंगी। ठीक है बेटा। नाश्ते की टेबल पर बच्चों की जिद के आगे आज दादी खिलाएंगी नाश्ता, तो सरिता देवी फ़ौरन उन्हें खिलाने बैठ गई। एक को और आकृति को खिलाती तो एक आयुष को। चिड़िया की कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने दोनों को भरपेट नाश्ता करा दिया। दोनों के टिफ़िन में सैंडविच पैक करके प्रगति उनके बैग में रखती हुई बोली, मम्मी मैं इन दोनों को स्कूल बस में बैठाकर बस अभी 10 मिनट में आती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। आधे घंटे बाद अमन और पापा भी खाने की टेबल पर आ बैठे। प्रगति ने मम्मी को भी बैठने के लिए कहा और रसोई में चली गई। कुछ ही देर में वो गर्म गर्म पराठे बना लाई, मेथी के पराठे और दही। वाह भाई, इसे कहते हैं नाश्ता, पापा खुश होते हुए बोले। आपने दवा तो ले ली है ना पापा? अमन ने पूछा। हाँ, थोड़ी देर पहले ही ली है, वो नाश्ता करते हुए बोले। और ब्लड टेस्ट कब कराया था? वो तो, उन्होंने सरिता देवी की ओर देखा। इन्हें कहाँ याद रहता है, हो गए होंगे 3 महीने। ठीक है, मैं कल दोपहर ही दुकान जाऊँगा, कल ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा, और बाकी टेस्ट भी करवा लेना मम्मी के भी, प्रगति ने अमन से कहा। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान करे आप हमेशा ठीक रहें। पर इस उम्र में चेकअप कराते रहना चाहिए ना, प्रगति उनकी ओर दही बढ़ाती हुई बोली। ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये पन्ना आज बड़ी जल्दी आ गई, अभी तो रसोई का काम भी बाकी है। प्रगति उठ के दरवाज़ा खोलते हुए बोली। सामने भूरे रंग की रिक्शा ड्राइवर में वर्दी पहने हुए एक 35 वर्षीय पुरुष खड़ा था। कहिए किससे मिलना है? जी अंकल आंटी जी आए थे ना सुबह 6 बजे। हाँ तो? जी उनका ये थैला रह गया था रिक्शे में। मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ तो उन्हें छोड़कर घर चला गया। नहा धोकर बच्चों को स्कूल छोड़ने निकला, तब देखा। ओह माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। बच्चों को समय पे स्कूल छोड़ना ज़रूरी था, उन्हें छोड़ते ही आ गया। धन्यवाद भैया, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपका किराया लाती हूँ। नहीं बहन जी, किराया तो स्टेशन से जितना बनता है अंकल जी ने दे दिया था, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। स्टेशन? कौन सा स्टेशन? निज़ामुद्दीन स्टेशन। वहीं से आए हैं ना अंकल आंटी जी? जी धन्यवाद। 1 कप चाय पी जाइए। शुक्रिया बहन जी, घर जाके सोऊंगा, चाय के बाद नींद नहीं आती। वो हाथ जोड़कर निकल गया। दरवाज़ा बंद कर प्रगति जब लौटी तो सब नाश्ता कर चुके थे। अरे बेटा, किसकी बातों में लग गई थी, तेरा पराठा भी ठंडा हो रहा है। कोई आपका ये थैला देने आया था। उसने थैला टेबल पर रखते हुए मम्मी पापा को गौर से देखा। वो दोनों झेप कर कनखियों से एक दूसरे को देख रहे थे। कौन दे गया था? अमन ने पूछा। रिक्शा वाला। रिक्शा वाला? आप टैक्सी से नहीं आए थे क्या मम्मी पापा? अरे बेटा,
वो क्या था ना कि टैक्सी उस समय थी ही नहीं, तो हमने रिक्शा कर लिया। पापा ने नज़रें दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, 2 बैग उठाकर इतनी दूर रिक्शा स्टैंड तक कैसे गए पापा? प्रगति ने सीधे सीधे पूछा। धीरे धीरे चल दिए, बैगों में व्हील है ना। पापा प्लीज, मुझे मालूम है आप प्लेन से नहीं ट्रेन से आए हैं, वो भी 3rd क्लास में। ये रही टिकट। प्रगति ने थैले के बाहर वाली जेब से झांकती हुई टिकट दिखाते हुए कहा। क्या? ऐसा क्यों पापा? अमन हैरान भी हुआ और परेशान भी। वो बस ऐसे ही। पापा कुछ बोलते इससे पहले ही प्रगति बोल उठी, अमन दुकान पर फ़ोन करके कह दो तुम ज़रा देर से आओगे, मम्मी पापा कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है। अब ठीक ठीक सारी बात बताइए दोनों। झूठ बोलने की वजह क्या थी? ट्रेन में क्यों आए थे, प्लेन से क्यों नहीं? अमन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। अरे तू गुस्सा मत कर, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। ठीक है पापा, मान लेती हूँ, बस यही बात अमन के सर पे हाथ रख कर कह दीजिए। प्रगति जिद पे अड़ गई। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। इस बार पन्ना ही थी। उसने पापा मम्मी को नमस्ते किया। बड़े दिन बाद आए अंकल आंटी जी। हाँ बस ऐसे ही, फुर्सत नहीं मिली। पन्ना पहले लेफ़्ट वाला रूम अच्छे से साफ़ कर दे, हम सब वहीं बैठेंगे, फिर तू बाकी काम कर लेना, और ज़रा प्लीज़ आज रसोई भी साफ़ कर देना ना। जी। थोड़ी ही देर में वो रूम साफ़ हो गया। सभी लोग उस रूम में आ बैठे। प्रगति ने दरवाज़ा बंद कर एसी भी चालू कर दिया। वैसे भी गर्मियों के दिन थे। आराम से तकिए के सहारे बैठ जाइए दोनों। प्रगति तो जैसे मम्मी पापा की क्लास लेने पर उतारू थी। बेटा अब जाने भी दे। आप बता रहे हैं या मुंबई फ़ोन करके पूछूं? बता दीजिए ना, आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा इन्हें। ठीक है, पापा ने पैर फैलाते हुए कहना शुरू किया। कोई बड़ी बात तो नहीं है, हुआ यूँ कि अब संजय के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं, घर भी छोटा पड़ता है। उसके दोनों बेटों ने जिद पकड़ ली थी कि दोनों को अलग अलग कमरा चाहिए, तो मैंने और तेरी माँ ने छोटे वाले को अपना कमरा दे दिया और हॉल में शिफ्ट हो गए। अब रोज़ कोई ना कोई आता ही रहता है घर में, घर है तो मेहमान तो आएंगे ही। तो नीता बहू बोली कि जब कोई आए तो आप सामने वाले गार्डन में चले जाया करो, वो जाएंगे तो मैं बुलवा लूँगी। कुछ दिन की बात हो तो ठीक है, पर हर दूसरे तीसरे दिन यूँ घंटों गार्डन में बैठना, फिर डायबिटीज़ होने के बाद अब भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। पापा कहते कहते रुक गए। आगे कहिए पापा। प्रगति की आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। फिर 3 दिन पहले गार्डन में रात के 11 बजे तक कोई बुलाने नहीं आया, तो हम दोनों घर लौट आए। हमें देख नीता बहू को गुस्सा आ गया और मेहमानों के जाने के बाद बहुत चिल्लाई। तुम्हारे माँ पापा को बिल्कुल तमीज़ नहीं रही संजय, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं सठियाते जा रहे हैं, मेहमानों के सामने कैसे उजड़ गंवारों की तरह आ जाते हैं। नीता बहू वैसे तो शुरू से ही उन्हें पसंद नहीं करती थी, ये बात वो जानते थे, पर इस तरह उनकी बेइज्जती करेगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। बहू रात बहुत हो गई थी, इन्हें दवाई भी लेनी थी, इसीलिए हम चले आए। हमें लगा कि तुम शायद बुलाना भूल गई हो। सरिता देवी ने कहा, डायबिटीज़ ही तो है, कोई कैंसर तो नहीं, थोड़ा रुक नहीं सकते थे? एक तो इतना छोटा घर, ऊपर से इनकी मुसीबत। पता नहीं मेरे पापा को क्या सूझा जो इस घर में ब्याह दिया। नीता तमीज़ में रहकर बात करो, मेरे मम्मी पापा हैं ये। तो आरती उतारूं? क्या दिन रात, एक तो सारा दिन खटती रहती हूँ तुम सबकी देखभाल में, अब किसी को बुला भी नहीं सकती घर में। अब जगह कम है तो क्या करें, मम्मी पापा को उनका कमरा वापस कर दो, वो वहीं रहेंगे, तुम करना हॉल में पार्टियाँ। अब जवान होते बच्चों की भी फिक्र नहीं है तुम्हें संजय, इतना ही है तो इन्हें अलग फ्लैट लेकर दे दो, नहीं तो मैं भी नहीं रहने वाली अब यहाँ। एक मैं ही रह गई हूँ ना इनका बोझ उठाने को। नहीं नहीं बहू, तुम संजय से झगड़ा मत करो, हम अपने गांव चले जाएंगे, वहाँ अब भी घर है हमारा। मम्मी प्लीज़, ये तो पागल हो ही गई है, आप तो समझदारी से काम लीजिए। चलो सो जाओ सब। नीता पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। संजय हॉल में इधर उधर बिखरे ग्लास, प्लेटें और बर्तन उठाकर किचन में रखने लगा। खाना बाहर से मंगवाया गया था, वो भी पिज्ज़ा और पास्ता जो हम दोनों ही नहीं खा सकते थे। उस रात दूध के साथ ही दवाई ले ली। हम दोनों ने सोच लिया कि अब वहाँ नहीं रहना है, गांव चले जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नीता और संजय के कमरे से झगड़े की आवाज़ें आने लगीं। कुछ देर बाद संजय निकला और बाहर चला गया। हर बार तो संजय यहाँ आने की प्लेन के टिकट खुद बुक करा देता था। इस बार उनके जाने के बाद हमने अपने बैग पैक किए और नीता से बोल कर आए कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ना उसने पूछा ना हमने बताया। स्टेशन पहुंचकर तत्काल में जो सीट मिली हम उसी पर आ गए। सोचा गांव जाने से पहले तुम सबको भी मिलते जाएं। कहते कहते पापा ने दुख भरी ठंडी सांस ली और आंखें बंद कर जब तकिए से सिर टिकाया तो आंसू की एक बूंद गाल पर छलक आई। प्रगति तो यूं ही सख्ते में बैठी थी जैसे उसे बिजली ने करंट मार दिया हो।
मम्मी पापा ने हमेशा नीता भाभी के साथ रहना ही पसंद किया। वो बड़ी थी और उनकी शादी उसकी शादी से 10 बरस पहले हुई थी। कहीं बहू ये ना सोचे कि नई बहू के आते ही मम्मी पापा जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ गए, वो वहीं बने रहे। बच्चों की सारी जिम्मेदारी भाभी ने इन पर ही छोड़ रखी थी। मम्मी खिलाती पिलाती और पापा स्कूल छोड़ कर आते और ले भी आते। संजय भैया को अपनी दुकान से ही फुर्सत कहाँ मिलती थी कि वो घर के हालात पर नज़र रखें। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब भाभी को किसी की ज़रूरत नहीं रह गई। जब दिल करता कुछ ना कुछ बोल देती। संजय को इन बातों का पता ही नहीं था। वो दुकान बंद कर थका हारा आता और खाना खाकर सो जाता, पर फिर भी प्रगति का मन संजय को निर्दोष मानने से इनकार कर रहा था। अमन के तो होश ही उड़ गए। उसने तो इस बात की कभी कल्पना ही नहीं की थी। शादी से पहले भी वो दिल्ली में अकेला रहता था। मम्मी पापा संजय भैया के बच्चों का मुंह छोड़ नहीं सके। वहीं बच्चे बड़े होने पर भी अपनी माँ की गलत बातों का साथ देने लगे। वो बहुत दुखी हो गया था। संजय भैया की शादी के बाद गांव की सारी ज़मीन बेचकर पापा ने दोनों भाइयों को उनका हिस्सा बहुत पहले ही सौंप दिया था। संजय भैया ने मुंबई के पास नवी मुंबई में एक घर और एक दुकान भी ले ली थी। वो वहीं बस गए थे क्योंकि नीता भाभी मुंबई की थी। उनके पिता और भाई ने घर और दुकान लेने में उनकी बहुत मदद की थी। मम्मी और पापा भी वहीं रह रहे थे। अमन क्योंकि दिल्ली में ही शुरू से रहा था, उसका मन भी वहीं लगता था। वो वहीं बना रहा। आज मम्मी पापा के पास गांव के एक टूटे फूटे मकान के सिवा और कुछ भी नहीं था, और रह गया था बस एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जो पापा ने अपनी जड़ों की निशानी के तौर पर रख छोड़ा था। और अब क्या सोचा है पापा? प्रगति ने पूछा। बस बेटा, अब गांव से बुलावा आ गया है, वहीं लौट जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, गांव ही एक जगह बची है अब आपके लिए, प्रगति ने कहा तो अमन ने हैरानी से चौंक कर उसे देखा। ये क्या बोल? वो कुछ कह पाता इससे पहले ही प्रगति ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। सही कह रही हूँ मैं, इनका एक ही बेटा है संजय, और एक ही बहू। ना तुम इनके बेटे ना मैं इनकी बहू। ऐसा मत बोलो बेटा। रहने दो पापा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये सब हमें फ़ोन करके कब के बता चुके होते। आपके साथ वहाँ ये सब हो रहा है, हम तो खुद से ही शर्मिंदा हैं। बहू, तुम यहाँ अकेली सब संभालती रही और हम वहीं पड़े रहे। अब किस मुंह से कहते कि हमें वहाँ बोझ समझा जा रहा है। पापा, नीता भाभी की करनी वो जाने। अपने बच्चों के पालनहारों के साथ ऐसा व्यवहार करना पाप करने के समान है, वो भी माँ बाप के साथ। पर अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। पर बेटा, ये भी तो कोई बहुत बड़ा घर नहीं, जगह की कमी होगी, सरिता देवी बोली। मैं भी कोई बड़े घर की बेटी नहीं। हम चारों भाई बहन माँ बाबूजी दादा दादी के साथ बस 2 कमरों के घर में रहते थे। हमें कभी जगह की कमी महसूस नहीं हुई, मेहमानों के आने के बाद भी। और ये तो बहुत बड़ा घर है और आपका ही है, आपके बेटे की कमाई का। मुझसे और बच्चों से पहले आपका हक है इस घर पर, इस परिवार पर। जीती रहो बेटी, वो प्रगति के सर पर हाथ रखती हुई बोली। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। नहीं मम्मी, बस ये नहीं चाहिए मुझे, प्रगति उनके आंसू पोंछती हुई बोली। पापा और मम्मी के चेहरे पर एक प्यारा सा सुकून था, और अमन के भी। उसे आज अपनी पसंद पर नाज था। आखिर प्रगति उसकी ही पसंद थी, जिससे उसने मम्मी पापा के मना करने पर भी उन्हें मनाकर उससे शादी की थी। आप सब बातें करो, मैं नींबू पानी लाती हूँ। पन्ना का काम भी ख़त्म हो गया होगा। वो कमरे से बाहर गई तो पापा ने अमन से पूछा, सच में तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना हमारे यहाँ रहने से? फिर से वही बात, मैं भी प्रगति को बताता हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। ओए रहने दे मेरे बाप, डांट खिलवाएगा क्या, गधा कहीं का। अमन और सरिता देवी दोनों हंस दिए। थोड़ी ही देर में प्रगति नींबू पानी ले आई। अच्छा अमन, बहुत टाइम हो गया, अब तुम दुकान पर जाओ। और हाँ सॉरी, आज इतनी जल्दी लंच नहीं बन सकेगा। आज खा लो तुम्हारे छोले भटूरे मज़े से, और हमारे लिए भी भिजवा देना, मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है। ओके मल्लिका, जो हुक्म, शर्म करो, वो उसे आंखें दिखाती हुई बोली। अमन के जाने के बाद प्रगति ने बाथरूम में 2 नई तौलिया और टूथब्रश सहित ज़रूरत का सारा सामान रख दिया। मम्मी पापा आप फ्रेश हो जाइए, फिर बातें करते हैं। तभी पापा का मोबाइल बजा। नंबर देखते ही उन्होंने प्रगति की ओर देखा। संजय भैया का है। प्रगति के पूछने पर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। लाइए मैं बात करती हूँ। नमस्ते भैया। कौन? प्रगति। जीती रहो, शुक्र है मम्मी पापा वहीं हैं। कल से पापा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, बड़ी घबराहट हो रही थी। वो यहीं हैं और बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता ना करें। दोनों बिना बताए चले आए। कल सुबह से 1 मिनट का भी चैन नहीं मिला। घंटों फ़ोन लगता नहीं, लगा तो पापा उठाते नहीं। संजय की आवाज़ से लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेगा। अरे अरे भैया, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, अब लगेगा आपका फ़ोन। 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। मोबाइल को हाथ से दबाकर प्रगति ने पापा से कहा, पापा आप और मम्मी भैया से बात कर लो, वो बहुत परेशान हैं। जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं।
हाँ, कमज़ोरी ज़रूर थी, पर आपको कहीं जाना तो है नहीं। भैया से बात करने में क्या हर्ज है? वो उन्हें फ़ोन देती हुई बोली। हेलो हेलो पापा, पापा प्लीज़ आप लौट आइए, मैं प्लेन की टिकट भिजवाता हूँ। अब कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। नहीं बेटा, इतने बरस प्लेन में आते जाते रहे, इस बार ट्रेन में आए तो रास्ता देखा, बड़ा खूबसूरत सफ़र था। अब लौटना मुमकिन नहीं। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। अमन का भी तो हक है हम पर, और उसके बच्चों का भी। अभी वो छोटे हैं और हमारे पास कहानियाँ बहुत हैं, और किसे सुनाएंगे अपने बच्चों के सिवा। अब यही है हमारा ठिकाना। कभी मिलने का मन करे तो आ जाया करना। पापा। नहीं बेटा, ज़िद मत करना, लो मम्मी से बात करो। हेलो मम्मी। हाँ संजू बेटा, कैसा है? कुछ खाया कि नहीं सुबह से? मम्मी। अब संजय खुद पे काबू नहीं रख सका और रो ही दिया। रो मत मेरे बच्चे, क्यों रो रहा है? जब दिल करे आके मिल जा। रो के हमें कमज़ोर मत कर। क्या तू चाहता है कि तेरे मम्मी पापा अंदर ही अंदर रोज मरते रहें? नहीं मम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? तू खुश रहे, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या कोई रास्ता नहीं बचा मम्मी जिससे आप लौट आए? मैं लेने आता हूँ, नीता भी आके माफ़ी मांग लेगी। हम वहाँ से इसलिए नहीं आए कि हम माफ़ी मंगवाना चाहते थे, बस बहू से इतना कहना कि उम्र की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, एक बात और अपने पल्ले बांध लो, अपने बच्चों को सब कुछ देना, पर सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। जीते जी अपना सब कुछ उनके हवाले मत करना। हम नहीं चाहते कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तेरे और बहू के साथ हो। ठीक है बेटा, अब रखती हूँ फ़ोन। घर में सबको हमारा प्यार देना। तभी उन्हें संजय भैया के रोने की आवाज़ आई, फिर भी उन्होंने दिल कड़ा करके फ़ोन रख दिया। इस बात को आज 12 साल गुजर गए। सुबह सुबह जब मम्मी पापा गार्डन में वॉक करके आए तो प्रगति चाय ले आई। ये बच्चे नहीं उठे अभी? मम्मी आज रविवार है, आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है दोनों को। कल देर रात तक फिल्म देख रहे थे दोनों। कभी कभी फिल्म भी देखनी चाहिए, उसमें क्या बुराई है? पापा ने कहा। नहीं, बुराई तो कुछ करेले का जूस छोड़ने में भी नहीं है पापा। गिलास में चौथाई जूस छोड़ के गए हैं ये मम्मी। प्रगति गुस्सा दिखाती हुई बोली। क्यों ऐसा करते हो? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तुम्हारे लिए जूस बनाती और तुम पूरा पीते भी नहीं। सरिता देवी अपने पति से झगड़ने लगी। अरे माताओ, गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। पापा ने सरेंडर करना ही सही समझा। उसी दिन दोपहर को संजय और नीता आ पहुंचे। मम्मी पापा, आपके पोते सरस के लिए लड़की देखी है, ये उसकी तस्वीर है। संजय ने तस्वीर उन्हें देते हुए कहा। कैसी लगी? नीता ने पूछा। सूरत तो भगवान बनाता है बहू, और उसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं हो सकती। हाँ, उसके संस्कार कैसे हैं ये पता कर लेना। जी। कब की शादी तय की है? प्रगति ने दोनों को शरबत देते हुए पूछा। बस अगले महीने की 10 तारीख को। लड़की वालों को थोड़ा जल्दी है। अच्छा है, तैयारी कर ली सारी? मैं अकेली क्या क्या करूं समझ नहीं आता। बाहर जाऊं तो घर में शादी का सामान का कौन ध्यान रखे, और घर में रहूं तो बाहर का काम कौन करे। ये तो है भाभी। इसीलिए तो मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि वहाँ चलें। बस बैठे बैठे सामान पर भी नज़र रखेंगे तो बहुत सहारा हो जाएगा। अभी भी नहीं सुधरी भाभी, अब भी अपने मतलब से ही आई हैं। प्रगति के मन में कड़वाहट भर गई। मम्मी पापा एकदम चुपचाप बैठे थे। भाभी, मम्मी पापा अपने मन के मालिक हैं, जहाँ जाना आना चाहें और जब चाहें। प्रगति ने जवाब दिया। मेरे माँ बाप चौकीदार नहीं है नीता। मैं यहाँ तुम्हें साथ लेकर उन्हें शादी में सरस को आशीर्वाद देने के लिए बुलाने आया था, पर तुम तो बुलाओ ना अपनी उन सब सहेलियों को जिनके साथ किटी पार्टियाँ करती हो। इनका जब मन चाहेगा तब आएंगे, वो भी प्रगति और अमन के साथ, समझी? नीता एकदम खामोश सी फर्श की ओर देखती रही। मम्मी पापा और प्रगति आज बहुत खुश थे। देर से ही सही, संजय भैया में अपनी बात रखने की हिम्मत आ गई थी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।